Hello students, today we will revise our third chapter, atoms and molecules, for your coming NTSE test. As I have already provided you the main concepts of this chapter like moles and molecular mass. Okay. In today's video we will discuss about the previous concept of this chapter. Okay. So our third chapter is atoms and molecules. Dear students, as the name suggests, atoms and molecules. So in this chapter about the atoms and molecules were discussed. What are the concepts behind the atoms and molecules were discussed in this chapter. I will cover the main topics of this chapter so that you can easily understand the basic idea of this chapter, which will be the concepts which will come in the next NTSE exam. Okay, so let's start. Dear students, as the name suggests, atoms and molecules. What are atoms? Atoms are the smallest part of an element. ओके, मैटर किससे मिलके बना है? एलिमेंट से. एंड एलिमेंट किससे मिलके बना है? एटम से. गॉट इट? तो मैटर का या हम ये कहें एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम. और अगर हम एटम को डिफाइन करने की कोशिश करें तो एटम, ए मतलब नहीं, टम मतलब डिवाइड. जो डिवाइड ना हो सके वो क्या कहलाता है? एटम. Got it? Molecules. Molecules, group of atoms is called molecules. अगर हम atoms को आपस में combine कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? Molecule. Got it? और वो जो atoms होते हैं molecule में वो same भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं. अगर वो same atom से मिलके बना है तो वो कहलाएगा homoatomic molecule. एंड अगर वो डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है तो वो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल. गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. डियर स्टूडेंट्स, in related to atoms, okay, Dalton gave a theory known as Dalton's atomic theory. डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी जो कि बेसिकली एटम्स को एक्सप्लेन करती है. उन्होंने ये कहा कि एटम जो है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और एटम इज इनडिविजिबल. एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता. गॉट इट? तीसरा उन्होंने कहा कि जो किसी भी एलिमेंट के सभी एटम्स, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास एंड सेम एटॉमिक नंबर. और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं. गॉट इट? तो उन्होंने ये 4-5 कॉन्सेप्ट दिए, लेकिन फर्दर साइंटिस्ट ने ये सारे कॉन्सेप्ट रूल आउट कर दिए. मींस वो ड्रॉबैक्स थे कुछ इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के. तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि अभी मैंने भी ये कहा कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट एटम इज डिविजिबल एंड atom is made up of 3 subatomic particles known as electron, proton and neutron. So atom is not indivisible, atom is divisible. तो डाल्टन ने जो कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल, ये गलत प्रूव हो गया. गॉट इट? नेक्स्ट है आपका कि उन्होंने कहा कि एलिमेंट के जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, सारे एटम्स जो होते हैं एक ही एलिमेंट के, उनके सेम एटॉमिक मास होते हैं. ठीक है, लेकिन आइसोटोप्स के केसेस में, आइसोटोप के केस में क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं और सेम एटॉमिक नंबर होते हैं. तो आइसोटोप में तो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं लेकिन उनके डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं. दिस मीन्स दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आइसोटोप्स और आइसोबार्स के लिए फॉलो नहीं करती है. ठीक है. So we have studied what are atoms, what are molecules, and what are homoatomic molecules, what are heteroatomic molecules, what is Dalton atomic theory, and what is the drawback of Dalton atomic theory. Now coming to the
laws of chemical combinations. Got it? Dear students, in nature, the chemicals combine according to a certain laws. Okay? सारे जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं वो किसी ना किसी लॉ पे बेस्ड है, कोई ना कोई रूल फॉलो करते हुए वो रिएक्शंस होती है. गॉट इट? तो इन रिएक्शंस हैं, जो लॉज वो फॉलो करती हैं, उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ओके, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. तो हमारे पास हमारे सिलेबस में अभी दो लॉ है. एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड है लॉ ऑफ फिक्स्ड proportion. Okay, this was given by Lavoisier and this was given by Proust. Okay, तो हम पहला लॉ स्टडी करते हैं. what is our first law? According to first law of conservation of mass means mass remains conserved. Okay, means whenever A reacts with B and forms C plus D, means A and B are reactants and C and D are products. Okay, in a chemical reaction जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको फाइनल जो सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. तो इन अ केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के हमेशा बराबर होता है. या हम ये कहें द मास ऑफ ईच रिएक्टेंट, ओके, सम ऑफ मास ऑफ ईच रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. मीन्स अगर एक रिएक्टेंट का मास 1 है और बी रिएक्टेंट का मास 2 है तो रिएक्टेंट का मास कितना है? 3. तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का मास कितना होगा? प्रोडक्ट का मास कितना होगा? 3. तो रिएक्टेंट का मास जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट मास. गॉट इट? तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जितना हम रिएक्शन में मास लेके चले थे हमें फाइनल सब्सटेंस में मास उतना ही मिल जाता है. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और इस लॉ में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि हमें 2 रिएक्टेंट का मास दे दिया, तीसरे प्रोडक्ट का भी मास दे दिया, तो फोर्थ प्रोडक्ट का मास हमको पूछा जाता है. तो इट इज क्लियर कि अगर एक रिएक्टेंट का मास पता है, दूसरे रिएक्टेंट का मास पता है और तीसरे प्रोडक्ट का भी मास पता है तो हम आसानी से फोर्थ का मास निकाल सकते हैं. गॉट इट? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. वो क्या है? लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. ओके, और इसको हम कहते हैं, और इसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट रेशियो. ओके, इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है, कंपाउंड क्या होता है? जो कि 2 एलिमेंट से मिलके बने. दिस इज कॉल्ड केमिकल कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हैं, इससे मिलके क्या बनता है? वाटर. एंड वाटर इज अ केमिकल कंपाउंड. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इन अ केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स के बीच हमेशा फिक्स्ड रेशियो रहता है.
Got it? According to this law, in a chemical compound, elements have always fixed ratio. यहाँ हम ये कहें, in a chemical compound, elements are combined in a fixed ratio by mass. ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है ना, एक्चुअली ये रेशियो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड में. एटम्स का रेशियो, कितने एटम्स हैं इसमें, और इनके मास रेशियो. तो एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. अगर तुमसे कोई पूछे H2 में इनके एटम्स का क्या रेशियो है, तो 2:1. इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है. लेकिन अगर कोई मास रेशियो पूछे बाई मास, तो हाइड्रोजन का मास 1 लेकिन एटम कितने हैं 2, तो 2 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है 16, तो 16. तो इनके बीच का रेशियो क्या है 1:8. गॉट इट? तो इन अ केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स ऑलवेज मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो. और ये चीज बिल्कुल कंफर्म है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स के बीच में अगर फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा तो वो केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला फॉर्म नहीं होगा. तो इन अ केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स हैव ऑलवेज फिक्स्ड रेशियो. और इसमें ये बात कहना भी जरूरी है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स कोई भी हो, वाटर हम चाहे लेक से लें, वाटर चाहे हम पॉन्ड से लें, वाटर चाहे हम वेल से लें, या वाटर चाहे हम रेन वाटर लें, उनमें वाटर का फॉर्मूला तो हमेशा H2O ही रहेगा. और H2O जब वाटर का फॉर्मूला रहेगा तो इनके बीच में हमेशा दो ही एलिमेंट रहेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, दे कंबाइन इन 1:8 रेशियो, देन इट ऑलवेज फॉर्म्स H2O. ओके, जैसे कि अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें CO2 का, देखते हैं CO2 में कितना आता है. तो इनका एटॉमिक रेशियो क्या है 1:2. और इनका मास रेशियो देखें तो कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 32. गुड. तो इसमें 4 का करें, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32. ठीक है, तो इनके बीच में क्या रेशियो आया 3:8. तो इस हिसाब से जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में हमेशा फिक्स्ड रेशियो रहता है. Got it? So this is all about the laws of chemical combinations. Now coming to next heading, which is symbol. Okay, symbols are the short representation of elements English name or their Latin or Greek names. क्या था कि पुराने साइंटिस्ट ने लैटिन नेम्स चलते थे, तो उनके बेसिस पे उनको शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एंड दिस शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सिंबल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और सिंबल देने का क्या तरीका था कि सपोज इनका नाम है इंग्लिश में मैग्नीशियम, दूसरा का नाम है मैंगनीज. ओके, तो सिंबल देने के लिए हम क्या रूल फॉलो करते हैं कि सबसे पहला लेटर लेते हैं इनका M, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें सेकंड लेटर भी मैच कर रहा है MA, तो वी विल गो टू थर्ड लेटर MG एंड MN. सॉरी. ओके, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया Mg एंड मैंगनीज का क्या हो गया Mn. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंबल. तो जो बर्जीलियस साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यू सिस्टम डेवलप किया इस तरीके से नेमिंग देने का. लेकिन पहले जो साइंटिस्ट थे उनका तो सिंबॉलिक बेस्ड था, कोई सिंबल बना दिया, उसके मतलब सिंबल का मतलब यह है कि कोई ज्योमेट्रिकल सिंबल दे दिया, तो उसको लर्न करने में बहुत मुश्किल होती थी. तो इसीलिए बर्जीलियस ने, साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, और उन्होंने ये नेमिंग सिस्टम निकाला कि हम क्या कर सकते हैं कि पहला लेटर ले सकते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड लेटर देख सकते हैं. ओके, जैसे देखो कोबाल्ट एंड कॉपर. ओके, तो पहला लेटर ले लिया C और दूसरा ले लिया O. ओके, और कॉपर, और इसका जो कॉपर है ना इसका Cu होता है, तो कॉपर का इंग्लिश नेम तो कॉपर है, CO होना चाहिए, लेकिन कॉपर का सिंबल Cu होता है. तो इसका सिंबल कहाँ से आया है, लैटिन नेम से, क्यूप्रम.
ठीक है, तो जिन एलिमेंट्स के इंग्लिश नेम से सिंबल मैच नहीं करते हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो ग्रीक या लैटिन नेम से लिए गए हैं, जैसे कॉपर हुआ, आयरन हुआ, ओके, एंड गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब सिंबल्स इनके ग्रीक नेम या लैटिन नेम से लिए गए हैं। गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट द सिंबल्स। नाउ आयंस। व्हाट आर आयंस? ओके, आयंस क्या होते हैं कि एक न्यूट्रल एटम पे अगर चार्ज आ जाता है कोई, तो हम कह सकते हैं चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन, या एनीथिंग विच हैज चार्ज। ओके, और ये चार्ज कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, हम जानते हैं कि एक न्यूट्रल एटम पे सपोज सोडियम है, इस पे इलेक्ट्रॉन भी होंगे एंड प्रोटॉन भी होंगे एंड न्यूट्रॉन भी होंगे। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो जब सोडियम एटम, जब एक न्यूट्रल एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो ये लूज नहीं हो पाते। गॉट इट? दे आर टाइटली बाउंडेड, वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज, गेन या शेयर हो सकते हैं। तो क्या होता है कि जब एक न्यूट्रल एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सपोज सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उस पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और हम जानते हैं एक न्यूट्रल एटम पे जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसने नेगेटिव चार्ज हटा दिया, तो इस पे क्या ज्यादा हो गया? पॉजिटिव। ओके, तो व्हेनेवर एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन देन इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। और जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं, तो कितने लूज किए? 1, तो इट गेन 1 पॉजिटिव चार्ज। नाउ इट हैज पॉजिटिव चार्ज, so it is called ion. Okay, what is ion? Anything which has charge. Got it? Anything which has charge, it is called ion. Okay, now अगर जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इन पे आता है नेगेटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव चार्ज आता है तब ये कहलाते हैं कैटायन, और जब नेगेटिव चार्ज आता है तब ये कहलाते हैं एनायन। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स Na+. क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट गेन 1 नेगेटिव चार्ज। गॉट इट? तो गेन करेगा तो 1 नेगेटिव चार्ज, लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज। जरूरी नहीं है 1 हो, जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उतने ही उस पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होती है। गॉट इट? ओके, तो क्या होता है कि इस चार्ज के बेसिस पे वैलेंसी भी डिसाइड की जाती है। तो जिन आयंस पे एक चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो कहलाते हैं मोनोवैलेंट। ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल, वैलेंसी का मतलब सिंगल वैलेंसी, एक वैलेंसी है उनकी, एक चार्ज है उनपे, तो मोनो वैलेंट। ओके, और अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो हम ये कहेंगे मोनोवैलेंट कैटायन। तो क्या समझे हमने कि अगर किसी एलिमेंट के पास एक ही चार्ज है तो वो कहलाता है मोनोवैलेंट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लेकिन वो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे मोनोवैलेंट कैटायन, और अगर वो नेगेटिव है तो हम कहेंगे मोनोवैलेंट एनायन। ओके, अगर किसी के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, सपोज Ca2+, इस पे देखो प्लस प्लस लिखो या 2+ लिखो, एक ही बात है। गॉट इट? तो 2+ है इसके पास, तो हम इसको कहेंगे डाईवैलेंट। ठीक है,
अगर 3 होंगे इसके पास, जैसे एल्यूमिनियम, इसको कहेंगे ट्राईवैलेंट, ओके। एंड कार्बन पे 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो हम इसको कहेंगे टेट्रावैलेंट। गॉट इट? तो इनके चार्जेस के बेसिस पे हम वैलेंट वर्ड इसमें जोड़ देते हैं। नाउ सपोज हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं और उस पर कुछ चार्ज लगा हुआ है। अभी तो हम बात कर रहे थे हमारे पास सिंगल एटम है और उसके पास चार्ज है। सपोज हमारे पास बहुत सारे एटम हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है? 3। गॉट इट? तो हमारे पास टोटल एटम कितने हो गए? 3 इसके और 1 इसका। टोटल एटम कितने हैं? 4। ओके, देखो इस कंपाउंड में एलिमेंट कितने हैं? 2, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और इस कंपाउंड में एटम्स कितने हैं? एटम्स हम कैसे निकालते हैं? किसी भी एलिमेंट के नीचे लिखा हुआ नंबर एटम्स होता है। तो कितने एटम है टोटल? 4। तो जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ एटम्स बताती है वो कहलाती है इसकी एटमसिटी। ओके, व्हाट इज एटमसिटी? Atomicity means number of atoms present in a molecule or in a compound. Molecule जैसे हम Cl2 लिख दें तो it is molecule because it has group of atoms, 2 atoms. Got it? And compound लिया हमने ये CO3, तो इसमें टोटल एटम कितने हैं? 4. Got it? तो वो उसकी क्या हुई? एटमसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एटम हैं, तो ये कहलाएगा आपका पॉली एटम। पॉली मतलब बहुत सारे, लेकिन अगर इस पे कुछ चार्ज भी लगा है 2-, गॉट इट? तो हमारे पास एटम भी और चार्ज भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया कि अगर किसी पे चार्ज लगा हुआ है देन इट इज कॉल्ड आयन। अब ये डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो कैटायन, अगर वो नेगेटिव है तो वो एनायन। तो है तो ये पॉली एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, group of atoms having charge and it contains negative charge, then it is called polyatomic anion. देखो ये तो एक ही एलिमेंट है क्लोरीन और उस पे चार्ज है, तो दिस इज ओनली एनायन। ओके, लेकिन एक एटम से ज्यादा है इसमें, तो उससे क्या कहलाएंगे हम? उसको पॉलीएटॉमिक एनायन। सपोज OH-, This is also called polyatomic anion. हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। ठीक है? This is the group of atoms having charge is called polyatomic ion, and whether it will be cation or anion. Now coming to molecular formula. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है किसी भी कंपाउंड का? एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग आसानी से उनका एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है उससे हमें ये पता चलता है कि उस कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट है, इनके बीच का रेशियो क्या है एटम्स के बीच का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं H2O, तो ये पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि वाटर में कितने एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टेल्स अस द रेशियो बिटवीन एटम्स, रेशियो बिटवीन एलिमेंट्स, एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। गॉट इट? तो exact number of a chemical formula. Got it? So this is called molecular formula. And dear students, अगर हम यहाँ पर इन एटम्स का मास लिखते, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना है? 1, और है कितने टोटल यहाँ पर? 2। तो
जितने एक एटम का मास होता है इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट प्लस ऑक्सीजन का 16। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास। हमने क्या किया, हर एटम के मास को ऐड कर दिया। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है 1, लेकिन इस केमिकल कंपाउंड में कितने एटम्स हैं 2, प्लस सम किया हमने दूसरे एलिमेंट के मास को लिखने के लिए, ऑक्सीजन का 60, तो टोटल मास कितना आ गया 80। तो जब हम इस पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकालते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। गॉट इट? तो इसका कितना मास हो गया ग्राम्स में 18 ग्राम्स। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ केमिकल कंपाउंड। हर एटम के मास का जोड़ क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका केमिकल फॉर्मूलेज हम कैसे लिखते हैं। हाउ कैन वी राइट केमिकल फॉर्मूले। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने वैलेंसी डिस्कस की थी, तो वैलेंसी के बेसिस पे हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हमें फॉर्मूला लिखना है सोडियम क्लोराइड का, तो ये वर्ड्स में दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो वर्ड्स में नेम दे रखे हैं उनके हम सिंबल लिखते हैं। तो इस चैप्टर में तुम लोगों को सिंबल्स याद करने हैं और उसके साथ साथ इनकी वैलेंसी भी लर्न करनी है। गॉट इट? ओके, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल होता है Na एंड क्लोराइड का Cl। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे केमिकल फॉर्मूला बनाना है, मुझे वर्ड्स में दे रखा है, तो सबसे पहले मैंने इनके सिंबल्स लिखे। सोडियम का सिंबल Na एंड क्लोराइड का Cl। उसके बाद मैंने क्या किया, इनके ऊपर इनका चार्ज लिखा। बिकॉज याद रखना हमेशा किसी भी केमिकल कंपाउंड में, ये कंपाउंड है, किसी भी केमिकल कंपाउंड में हमेशा आयंस होते हैं। ठीक है, वो केमिकल कंपाउंड जो होता है ना, फॉर्मूला जो होता है वो कैसे बनता है, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी केमिकल कंपाउंड में चार्ज्ड एटम प्रेजेंट होते हैं, आयनिक रूप में होते हैं वो। तो एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं कि जो मेटल होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जो कैटायन होता है, उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कैटायन, एंड इट इज मेटल जनरली। ठीक है, तो देखो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का चार्ज होता है 1 पॉजिटिव एंड इसका चार्ज होता है 1 नेगेटिव। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला पार्ट क्या है, पॉजिटिव, और पहला पार्ट क्या होता है हमेशा किसी भी केमिकल कंपाउंड में, कैटायन, एंड सेकेंड पार्ट क्या होता है, एनायन। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, मेटल। कैटायन हमेशा मेटल होते हैं, है ना, एंड एनायन हमेशा क्या होते हैं, नॉन मेटल। अब देखो हमने क्या किया, इस केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले इनके सिंबल्स लिखे, फिर इनके ऊपर इनका चार्ज लिखा, इनकी वैलेंसी लिखी। गॉट इट? फिर क्या किया हमने, ये चार्ज को ना कंपेयर किया, इसमें प्लस माइनस साइन हम इग्नोर कर देते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इनकी जो वैलेंसी है सेम नंबर है 1 1। तो जब वैलेंसी सेम होती है तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो नाउ फॉर्मूला इज NaCl एंड कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। सपोज सोडियम ऑक्साइड, तो सबसे पहले हमने इसका सिंबल लिखा Na, ऑक्साइड का O। ठीक है, तो आपका सोडियम की चार्ज होता है +1, ऑक्साइड का -2, चार्जेस को इग्नोर करते हैं।
और जब जो चार्ज होते हैं वो बराबर नहीं होते, सेम नंबर नहीं होता, देन वी यूज क्रिस क्रॉस। इसका चार्ज इस एलिमेंट के नीचे और इसका चार्ज इस एलिमेंट के नीचे। कब? जब ये चार्ज बराबर नहीं होते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया? Na2। ऑब्वियस सी बात है, ये किसकी वैलेंसी होगी? इसकी। और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ये किसकी होगी? इसकी। गॉट इट? और अगर हमारे पास पॉली एटम्स होते हैं तो हम क्या करते हैं? सपोज ठीक है, इनका अगर हमें सिंबल लिखना है तो देखो, अमोनियम का सिंबल होता है NH4, सल्फेट का SO4। इनका चार्ज लिखे +1 -2, ऐसे लिख लो, चार्जेस को इग्नोर कर दे, बराबर नहीं है। ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनका पूरे का फॉर्मूला है। क्रिस क्रॉस किया। अब देखो इधर क्या होता है कि जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं इनमें ऑलरेडी एक नंबर लिखा हुआ है, हमें नंबर चेंज नहीं करना होता, इनका ये फॉर्मूला है पॉलीएटॉमिक का। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी क्रिस क्रॉस करेंगे क्योंकि सेम नंबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं और सेपरेट करके फिर ये चार्ज इसका यहाँ पर लिखते हैं और SO4। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस। कैसे केमिकल फॉर्मूला इनका लिखते हैं। नाउ एक चीज और है, लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट्स, जनरली क्या होता है कि जो एक एटम का मास निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका जो मास लेते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, क्योंकि जनरली कुछ एलिमेंट अपने आइसोटोपिक रूप में पाई जाते हैं। तो जैसे एक एप्पल को हम पीसेस कर दें, ठीक है, ओके, तो हम क्या करें, एक एप्पल का जैसे पीसेस कर दें तो उसमें जितनी भी उसकी पार्ट्स होंगी, तो अगर हमसे पूछा जाए उस एप्पल का मास कितना है, तो हम क्या करेंगे, सारे पीसेस को कनेक्ट करेंगे। तो कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, अपने डिफरेंट एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हम सभी एटम्स के मास को ऐड करते हैं। तो जनरली एक एलिमेंट का जो मास होता है, एक एटम का जो मास होता है, वो एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। गॉट इट? दूसरी बात, हम क्या करते हैं कि एक एटम का मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि कार्बन 12 एक आइसोटोप होता है, उसके 1/12 एटम का जो मास होता है, ओके, उससे हम कंपेयर करते हैं कि हमारे, जैसे मुझे एक एटम दे दिया गया और मुझसे पूछा गया है कितना भारी है, इसका वेट बताओ, तो मैं क्या करूंगी, कार्बन 12 के 1/12 एटम का जो मास है उससे मैं उसको कंपेयर करूंगी, मेरा कितना हैवियर है, उससे कितना गुना भारी है, तो मेरा एटॉमिक मास कहलाएगा। और एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हम यूनिट क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 atom of carbon 12 isotope. Got it? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और हमने मोल कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में कर ही लिया है। ओके, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अच्छे से देखना और रीड करना ये चैप्टर। गॉट इट? एंड कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू।